Namaskar. Welcome to fourth episode of Know More About Your Favorite Personalities with Hina Paigam, powered by Satmola. Satmola, the symbol of quality. Today, my guest is super powerful, talented woman who is inspiration not only for Indian women but inspiration for all women around the world. Today, my guest is 2015 batch topper IS officer Miss Ira Singhal. बहुत बहुत स्वागत है आज के एपिसोड में. Thank you. First of all, I would love to take you back to your childhood and adolescence. How did you spend your childhood and adolescence? To be honest, I was not a naughty child. I was this, perfect child who obeyed my parents and listened to everybody. And I wasn't exactly the teacher's pet because I didn't really study so hard in school. But I was this really well-behaved child. मैं बहुत ही boring बच्चा थी. तो बट ये था कि हमारे घर में फैमिली में बहुत प्रॉब्लम्स थी, तो आप उस तरह से फिर कोप करते हो. एंड आई थिंक हमारी कुछ इश्यूज से हम दिल्ली मूव करे, तो मेरा बहुत बार रीस्टार्ट हुआ लाइफ में. सो वो सब इश्यूज बहुत थे, बट वैसे मैं एक बहुत ही बोरिंग बच्चा थी. और मेरे नेबर्स मुझे किडनैप कर लेते थे. कहते थे कि हमारे बच्चों को अपने जैसा बनाओ, तो इनके साथ खेलो और इनको अपने जैसा बनाओ. तो आई वॉज दैट वेल बिहेव्ड चाइल्ड जिसको सबको लगता था हमारा बच्चा ऐसा बने. मैम, आपको स्कूलिंग के दौरान ऐसा कोई दिक्कत फेस हुआ या नहीं? एक्चुअली स्कूलिंग में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती थी कि स्कूल एडमिशन में बहुत प्रॉब्लम होती थी हमेशा. हम लोग दिल्ली भी शिफ्ट हुए मेरठ से, उसमें भी बहुत दिक्कत हुई. बिकॉज हमारे देश में एक प्रॉब्लम है कि स्कूल्स don't want to deal with a child with disability, and even though मेरी disability का मेरी पढ़ाई पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, but तब भी schools were not willing to take me. तो my parents had to always literally beg the schools कि आप बच्चे को चांस तो दो. मेरे 2-3 रिटन टेस्ट होते थे, सबका एक टेस्ट होगा, मेरे 2-3 बार देने पड़ते थे. एंड इवन दो आई वुड ऑलवेज टॉप इन ऑल ऑफ दोज रिटन टेस्ट, एंड मैं एंट्रेंसेज में हमेशा बहुत सुपर परफॉर्म करती थी. एंड बाद में जाके मैं उन स्कूल की टॉपर्स में होती थी. बट हमेशा स्टार्टिंग में ज़रूर दिक्कत आती थी, एंड स्टार्टिंग में हमेशा स्कूल रिजेक्ट कर देते थे सिर्फ इस बात पे कि आपकी एक डिसेबिलिटी है और हम एक डिसेबल्ड बच्चे को नहीं लेंगे. मोस्टली स्कूल ये बोलते थे आप इसको स्पेशल स्कूल में भेजिए, जबकि मेरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी कि मुझे स्पेशल स्कूल जाना पड़े. मुझे स्कूल से कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स नहीं चाहिए थे, मुझे कोई एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए था, मुझे कोई नए टीचिंग मेथड्स नहीं चाहिए थे. बट स्कूल्स वुड ऑलवेज हैव दिस प्रॉब्लम कि हम ऐसे बच्चों को नहीं लेंगे. एंड आज भी ये दिक्कत है कि इंक्लूसिव क्लासरूम स्कूल नहीं समझ पाते हैं एज अ कॉन्सेप्ट. बिकॉज वो जो स्कूल्स ये मान लेते हैं कि हमारा पता नहीं कितना एफर्ट जाएगा. वो सोचते भी नहीं है कि शायद हमें कुछ भी ना करना पड़े और हमारे बच्चे जो हैं इस डिफरेंट बच्चों के साथ पढ़ के हमारे बच्चे और अच्छा परफॉर्म करें लाइफ में लेटर. मैम, ये फिजिकल चैलेंज बच्चों के लिए जो अलग सा स्कूल होता है, क्या ये आपको सही लगता है? क्या आपको नहीं लगता है कि अगर हम पहले से ही उनको समाज से कट कर रखे तो ये एटीट्यूड कैसे चेंज होगा? आई एब्सोल्युटली अग्री विद यू. इसमें बहुत दिक्कत है क्योंकि हम ये कर देते हैं. आज की डेट में हम उन बच्चों को स्पेशल स्कूल इसलिए भेज रहे हैं कि स्कूल के लिए आसान है कि वो अलग जगह पढ़ें, जबकि मेरे हिसाब से हमें स्पेशल स्कूल्स की ज़रूरत है. हम ये नहीं बोल सकते कि हमें ज़रूरत नहीं है. वी नीड दो स्कूल्स, बट ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ द चाइल्ड. अगर उस बच्चे को कोई रिक्वायरमेंट है, उस बच्चे को एक स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत है, वो बच्चा एक रेगुलर क्लासरूम में अपनी लर्निंग पूरी तरह नहीं कर पाएगा, तब हमें उसे उस स्पेशल स्कूल में भेजना चाहिए. बट अगर हम ये कह रहे हैं कि टीचर के लिए आसान हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं. इट्स अबाउट द चाइल्ड इज लर्निंग. सो अगर एक बच्चे को अगर एक बच्चे की विजुअल डिसेबिलिटी है, उस बच्चे को इनिशियल डेज में ब्रेल सीखना है, उसको एक अलग अटेंशन चाहिए, तो लेट अस सेंड दैट चाइल्ड टू अ स्पेशल क्लास एंड देन पुट देम बैक इन द रेगुलर स्कूल. एक चाइल्ड को हियरिंग डिसेबिलिटी है, वो रेगुलर क्लास में नहीं सीख पा रहा है, उसे साइन लैंग्वेज वाली क्लास ही चाहिए या उसे एक स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर वाली क्लासेस ही चाहिए.
then let us send that child to that. बट बिकॉज वो टीचर के लिए प्रॉब्लम है या बाकी बच्चों को टीचर के ने अज्यूम कर लिया कि बाकी बच्चों को प्रॉब्लम होगी, वो गलत है। अगर एक चाइल्ड को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है और वो चाइल्ड एक रेगुलर क्लासरूम में बिल्कुल नहीं कोप कर सकता, उस चाइल्ड को उस क्लासरूम में जो चाइल्ड बहुत लो स्पेक्ट्रम पे होते हैं उनके लिए वी नीड स्पेशल क्लासरूम्स, बिकॉज वो एक रेगुलर क्लासरूम में आप साइंस मैथ्स पढ़ाएंगे वो नहीं सीख सकते, उनकी वो मेंटल कैपेसिटीज वहाँ तक के लिए नहीं है। तो उस बच्चे के लिए नेसेसरी है कि उसकी ग्रोथ के लिए हम उसे एक स्पेशल क्लास में भेजें, बट ये स्कूल के को डिसाइड नहीं करना होगा, ये उस बच्चे की मेडिकल क्राइटेरिया डिसाइड करेगा। Exactly. Let's talk about UPSC एग्जाम। इंजीनियरिंग की पढ़ाई से आईएएस ऑफिसर बनने तक का सफ़र आपने कैसे तय किया? एक्चुअली मुझे बचपन से इंजीनियर बिल्कुल नहीं बनना था, मुझे तो डॉक्टर बनना था और पापा ने मुझे डॉक्टर बनने नहीं दिया। मेरे पापा के हिसाब से मैं खुद पेशेंट जैसी दिखती थी तो मुझसे कौन इलाज कराएगा, एंड समवेयर आई काइंड ऑफ बिलीव हिम नाउ। तो मेरा कभी इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, सो मैंने अपने 4 साल ऑफ इंजीनियरिंग मोस्टली मैनेजमेंट टाइप चीज़ें करके करे। मेरे कॉलेज में बहुत फेस्ट होते थे तो मैंने सारे फेस्ट ऑर्गेनाइज करे। उसके अलावा मैं कोई 10-12 सोसाइटीज़ में थी, जो सोसाइटीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी हमने वो भी लॉन्च कर दी। तो हमने इसे कॉलेज में बहुत 4 साल तक ये काम किए, एंड फिर ये रियलाइज़ हुआ यार ये काम कर रहे हैं इसकी डिग्री भी ले लेते हैं, है ना। 4 साल तक मैनेजमेंट किया है तो एक डिग्री भी ले लेते हैं उसकी। So I went to MBA. I really enjoyed my business school. I went into उसके बाद I went to your regular job. तो मैंने corporate में काम भी किया as a strategy manager. And उसके बाद जब मैं corporate में काम कर रही थी तब मुझे realize हुआ that I needed my life to have a little more impact. Actually, there was a point I was working 20-hour days, and I really mean 20 hours. I don't mean 10 घंटे and then I'm being exaggerating. I was really working 20 hours. And तब मुझे realize होने लगा कि मैं 20 घंटे काम कर रही हूँ, but कोई भी नहीं है दुनिया में जिससे मेरी इस मेहनत का फ़र्क पड़ेगा, जो ये कहे कि आपने इतना काम किया इससे हमारी लाइफ कुछ बेटर हुई, एंड आई वाज ग्रेटफुल फॉर मी हैविंग डन दैट। एंड मुझे बचपन से भी डॉक्टर सिर्फ इसलिए बनना था क्योंकि मुझे लगता था डॉक्टर बन के आप लोगों को बचा सकते हो, यू कैन सेव लाइव्स, यू कैन ट्रीट पीपल, यू कैन मेक एवरीबडी बेटर। एंड मुझे फिर ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे अपने काम से वो चीज़ चाहिए। आई नीड माई डे टू मेक अ डिफरेंस टू समवन इन द वर्ल्ड, एंड दैट इज़ व्हेन आई डिसाइडेड टू क्विट एंड स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। Amazing. How have you been working as an IAS officer? Do you feel satisfied? Absolutely. The way I see it is that just by turning up to office and doing your regular thing, don't do anything innovative, don't do anything big, don't do anything out of the box, just do your regular work and you can still help 300-400 people every single day. So I think this is the best job out there in the world if you really want to make a difference. If what you're looking for is to be there for the world around you, to really make a positive impact and to do something good for the world, this is I think this is the best way, because the best part is you don't have to do it about one thing. There are so many things that we deal with every day, and so many small issues, big issues, that the kind of impact you make, it's unparalleled. Absolutely no other job in the world will offer you this opportunity. You're absolutely right. अब भारत में पहले फिजिकली चैलेंज वुमेन है जिन्होंने यूपीएससी एग्जाम में टॉप किया है, उसके बाद लोगों का रिएक्शन कैसे थी? एक्चुअली जो रिएक्शन मुझे देखने को मिला वो बहुत सपोर्टिव था, एंड मोस्टली पीपल वर वेरी अमेज्ड। लोगों को विश्वास नहीं होता था कि ऐसा भी हो सकता है। एक्चुअली एक प्रॉब्लम ये है कि हमारी सोसाइटी में हम लोगों की शक्ल देख के मानते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, हम कोई भी मौका नहीं देता सामने वाले को कि वो प्रूव कर सके कि उसकी एक्चुअल कैपेबिलिटी क्या है। हम ये मान लेते हैं कि ये ऐसा दिखता है तो ये बेकार है, या ये ऐसा दिखता है तो ये बहुत अच्छा है। एंड ये जो परसेप्शन था ना, आई थिंक सबसे ज़्यादा ये टूटा लोगों का, और सबसे ज़्यादा लोगों ने, जो लोग अपने आप को अपनी शक्ल पे, अपनी डिसेबिलिटी पे या अपनी किसी भी प्रॉब्लम पे क्वेश्चन करते थे और सोचते थे कि हम नहीं कर सकते, सबसे बड़ा जो मुझे लगता है वो रिएक्शन ये था कि उन लोगों ने अपने आप से पूछना शुरू किया कि क्या मैं भी कर सकता हूँ। आज भी मुझे बहुत बच्चों के मैसेजेस आते हैं कहते हुए कि मैम आपने किया है, और तब से हमें देख के लगता है कि हम भी कर सकते हैं। यूपीएससी की बात नहीं है, और भी उन्होंने जो लाइफ में एम बनाए हैं। तो मेरे लिए जो सबसे बड़ा रिएक्शन था वो ये था कि लोग जो अपने आप से हार गए थे
जो लोग अपने आप को कमज़ोर मान रहे थे, और जो लोग अपने आप के लिए ये मान रहे थे कि हम नहीं कर सकते शायद, जो भी उन्होंने गोल सेट किया है, उन लोगों को एक उम्मीद लगने लगी, उन लोगों को अपने लिए एक होप जगी कि शायद हम भी कर सकते हैं। एंड लोगों ने शायद एक रिन्यूड एफर्ट डालना शुरू किया। और जो लोग देखिए, मैं सच बताऊं तो मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा डायरेक्टली ऐसे लोग नहीं थे जो ये सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकती, तो इसलिए मेरे पर्सनल लाइफ में तो वो रिएक्शन ज़्यादा नहीं थे। बट हाँ, दुनिया में लोग बहुत अमेज थे कि अच्छा, ऐसे बच्चे भी कर सकते हैं, और ऐसे दिखने वाली लड़की भी यूपीएससी टॉप कर सकती है। एंड यूपीएससी हमारे देश का सबसे मुश्किल एग्ज़ाम एंड दुनिया के 2 सबसे मुश्किल एग्जाम्स में से माना जाता है। तो लोग तो मेरे जैसे बच्चे के लिए कहते हैं कि इसे स्पेशल स्कूल भेज दो, क्योंकि ये रेगुलर स्कूल में भी नहीं पढ़ सकता, और वहाँ पे उस बच्चे ने वो चीज़ टॉप करी है जो रेगुलरली कोई दुनिया में 70-80 लोग ही आज तक इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद कर पाए हैं, राइट? बिकॉज हर साल एक ही जना कर सकता है। तो ये लोगों के लिए बहुत अमेजिंग था। एंड आई थिंक समवेयर लोगों ने एक होप अपने लिए सोचनी शुरू करी कि शायद हम भी कर सकते हैं। जो मैंने जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस किया वो ये था कि पीपल स्टार्टेड थिंकिंग कि शायद हम भी जिन चीज़ों के लिए उम्मीद छोड़ चुके थे, या जो हम सोच रहे थे कि हम नहीं कर सकते हैं, शायद हम भी कर सकते हैं। बिना कोई शक मैम को देख के हर एक इंसान मोटिवेट हो जाती है। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ, सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ, सतमोला नमकीन। As an IS officer and the brand ambassador of Ministry of Women and Child Development and Department of Disability Government of India, how do you work for women, especially for women from lower class? I've been very lucky that I got to work for women of all classes, and especially women of lower classes. So I think there are a lot of things that I can talk about, but the one project that I really have very close to my heart, and the reason I talk about it the most is because I want that to spread to the whole country, is I got to set up 12-hour daycare and creches for women, for children between the ages of 6 months to 12 years. Inside my government schools, and the whole point was that a woman in Delhi is a migrant woman. She doesn't have relatives to take care of her children when she goes to work. Now this woman works for 8 hours and she travels at least 2 hours in a city like Delhi. So she's out of her home for 12 hours. If she sends her child to an Anganwadi, the Anganwadi is 3 hours from 9 to 12 or till 12:30 maximum. If she sends her child to school, the school closes at 1 or 2. But this woman comes back home at 7-8 in the night. So who's taking care of her little child while she's at work? And that's the biggest problem that we have. We keep talking about women falling out of workforce. We keep talking about the numbers of women decreasing as contributors to the economy, indirect workforce. But we don't realize that it's because they don't have childcare. Till you give them proper childcare, in our country, unfortunately, a woman's first priority is always meant to be as a mother. She cannot escape that and do anything else. So आप अगर एक औरत हैं तो पहली चीज़ आपको जो करनी है वो अपने बच्चे की देखभाल है, उसके आगे कुछ नहीं है। और एक औरत अगर काम पे जाती है तो पीछे से उसके बच्चे को कौन देख रहा है? I have myself caught kids taking drugs as young as 6 years old because कोई उन्हें देखने वाला नहीं था. I rescued 335 child and bonded laborers in a single year, which was extremely sad. कि इतने बच्चे हमारे यहाँ ये काम कर रहे हैं. We catch kids running away from school. We have massive number of children dropping out of school because they're not able to perform, क्योंकि उनका बेसिक्स कमज़ोर है, वो स्कूल में कोप नहीं कर पा रहे हैं. हमारे बच्चों की न्यूट्रिशन लेवल कम है, हमारे बच्चों के साथ क्राइम होता है, एंड धीरे धीरे वही बच्चा जिस पे क्राइम होता है जाके और बच्चों पे क्राइम करने लगता है. सो वो पूरी साइकिल हो जाती है. वी हैव जुवेनाइल पूरा जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम इसी बात पे बन गया है. सो अगर हम उस बच्चे को उस पूरे पीरियड में जब माँ उसकी देखभाल नहीं कर पा रही है, हम उसकी देखभाल कर दें, देन वी सेव दैट चाइल्ड एंड वी गिव दैट मदर दैट फ्रीडम टू वर्क, टू बिल्ड अ लाइफ.
as an contributor to the economy. And in a city like Delhi, where everybody is a migrant, there is literally no way a woman will not have to work. It is so expensive, and if she goes to work, there is no nani, chachi, dadi, that she has in the village who will take care of her child. So we opened these up inside our government schools. The reason was the school already has, all the infrastructure that you need for little kids. The toilets are built like that. There is water, there is playground, there is security, there are classrooms, there's, all the infrastructure. And we gave them free food, free education, and free medical care, which included all their vaccinations and everything that they need. And we took care of them for 12 full hours, and we also were planning to do vocational courses, but COVID happened and everything had to shut down because of that. But the idea was that we end up saving these kids, and we give the mother the one thing that she needs, that someone takes care of her child, and she gets to work and she gets to contribute to her family in different ways. So I think that's the one project that I'm personally very proud of. But I have worked on almost all things related to women, whether it is nutrition, whether it is employment, whether it is education, so property rights. I've kind of worked on all issues relating to women. Bharat need more and more IAS officers like Hira ma'am. यूपीएससी की तैयारी के दौरान आप अपना अनुभव साझा कीजिए, और अभी जो युवा इस परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे? आई थिंक यूपीएससी की तैयारी इज लोग इसको ना ये समझते हैं कि पढ़ाई करने के बारे में है. ये पढ़ाई करने के बारे में नहीं होता. ये आपकी इमोशनल मेंटल स्ट्रेंथ चेक करता है, और आपकी कैपेसिटी टू स्टिक टू अ पर्टिकुलर गोल, आपकी डिटर्मिनेशन, आपकी विल पावर चेक करता है. एंड मैं ये सबको एडवाइस देती हूँ, और लोग सोचते हैं कि मैं मजाक कर रही हूँ, बट सीरियसली मैं मजाक नहीं कर रही हूँ. ये एक सेल्फ इन्फ्लिक्टेड मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल एंड हर तरीके का टॉर्चर जो आप अपने ऊपर खुद को देते हैं. एंड ये इससे बुरा कुछ होता नहीं है. मेरे ख्याल से हम लोग ये बोलते थे कि इससे बुरा एडिक्शन कुछ नहीं है, क्योंकि आप हर साल ये सोचते हैं कि यार इस साल 1 नंबर से रह गया, अगले साल हो जाएगा. इस साल आधे नंबर से प्रीलिम से रह गया, अगले साल आधे नंबर से मेन से रह गया, उसके बाद इंटरव्यू में रह गया, और ये साइकिल आपकी चलती रहती है. सो ये सबसे बुरा जो आप अपने साथ करते हैं ना, वो टॉर्चर है. बट सो इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है, being able to judge yourself, being able to be brutally honest with yourself about your capability, your interest, your capacity and your dedication. प्लस हम लोग ना अपने आप से झूठ बोलते रहते हैं कि मैंने ये किताब कर लिया, मुझे सब आता है. वो ना बचपन से आदत लग जाती है मम्मी पापा से झूठ बोलने की कि पढ़ाई कर लिया है तो अब आप मुझे खेलने जाने दो. और वही आदत हम यहाँ भी ले आते हैं कि हम अपने आप से झूठ बोलने लग जाते हैं कि मैंने ये किताब कर लिया, मुझे इसमें सब आता है, तो अब मैं कुछ और करूँगा. जबकि ये एक ऐसी चीज़ है जो कंपल्सरी नहीं है लाइफ में. ये आप खुद डिसाइड करते हैं कि मुझे करना है. किसी ने नहीं बोला कि आपको ये करना ही करना है. ये कोई ग्रेजुएशन की पढ़ाई नहीं है कि ये डिग्री के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते लाइफ में. दिस इज अ वेरी वेरी सेल्फ चोजन पाथ. तो इसमें अगर आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं तो किसका फायदा हो रहा है और किसका नुकसान हो रहा है. सो वन थिंग दैट आई वुड एडवाइस इज बी वेरी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ अबाउट योर ओन प्रिपरेशन, अबाउट who you are and what your interest is. Second thing is, मोस्टली लोग इसको ऐसे लेते हैं कि किसी और ने कर लिया तो मैं कर लेता हूँ, या लोग इसके बारे में ऐसा सोचते हैं तो मैं कर लेता हूँ. हम ये नहीं चेक करते क्या ये मेरे लिए सही है. Am I the right person for this? Is this the career path for me? Will I be happy doing this? लोग ना एग्जाम तक सोचते हैं, जबकि ये एग्जाम के बारे में तो है ही नहीं. ये उसके बाद की जो आप काम करोगे उसके बारे में है. सो प्लान आप ना, मोस्टली लोग बोलते हैं कि मुझे एग्जाम पास करना है. एग्जाम पास करके फिर क्या होगा, या मुझे रैंक 1 लाना है. क्यों लाना है, उससे क्या फर्क पड़ेगा. अगर आप रैंक 1 लाके आईएएस ऑफिसर बनते हैं या आप रैंक 5000 लाके आईएएस ऑफिसर बनते हैं, उसमें क्या फ़र्क है. आपका एम वो काम करने पे होना चाहिए, ना कि उस रैंक पे होना चाहिए. बिकॉज आप उसको अपनी ईगो के लिए कर रहे हो, या आप किसी को दिखाने के लिए कर रहे हो कि देखो मैं भी इतना इंटेलिजेंट हूँ कि मैंने ये पार कर लिया. जबकि ये एकदम गलत एटीट्यूड है. इस एटीट्यूड से फेलियर के चांस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर आप अपनी ये गलती नहीं देख पा रहे हो तो आप अपनी पढ़ाई की गलतियां भी नहीं देख पाओगे. आप ये भी नहीं देख पाओगे कि मैं इतना इस चीज़ में मेहनत नहीं करी. फिर आप क्या करने लगते हो कि आप ब्लेम करने लगते हो कि मेरी लाइफ में ये गड़बड़ हो गई, मुझे सही कोचिंग नहीं मिली, मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं नहीं कर पाया, इस बार पेपर गलत आया, एग्जामिनर बेवकूफ़ था. सब गलत हो जाते हैं सिवाय आपके. बट ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है इस पेपर में कि
आप अपनी गलती सोच सकें, अपना डिसाइड कर सकें कि मैंने क्या गलत किया और उसे सुधारें. सो दैट्स माय सेकंड टिप टू एवरीबडी. बी वेरी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ अबाउट योर परफॉर्मेंस, अबाउट हु यू आर. एंड थर्डली, इसे कर रहे हो तो राइट रीजन से करो, इसलिए नहीं कि किसी और ने कर लिया. You aren't the same as anybody else. Nobody else has, lived your life, lived your experiences, has the same skills as you. So why are you trying to follow someone else's career path? जो career, for example, आप TV anchor हो, ये आपके लिए अच्छा करियर पाथ है. मैं करने लगूँ तो मैं तो शायद उतनी अच्छी एंकर नहीं बनूँ ना, तो मैं ज़बरदस्ती आपको देख के क्यों करने लगूँ क्योंकि आपने करा है तो मैं भी कर लेती हूँ. नहीं, इसमें हमेशा ये होना चाहिए कि मेरी कैपेबिलिटी, मेरा इंटरेस्ट, मेरा टैलेंट कहाँ है, मैं उस करियर पाथ पे जाऊँ. मैं ही अगर ये सोचती कि मैं चलो एक माउंटेनियर बनती हूँ बिकॉज किसी और ने क्लाइंब किया है, तो वो सही नहीं होता ना, मैं उतनी अच्छी शायद नहीं बनती. सो थर्ड थिंग इज कि आप अपने लिए चूज करो करियर पाथ. ये चीज़ इसलिए होनी चाहिए कि मैं इसमें अच्छा होने वाला हूँ, या ये मेरे इंटरेस्ट की चीज़ है, या मेरी परफॉर्मेंस इसमें एक्चुअली अच्छी होगी, नॉट बिकॉज किसी और ने कर लिया तो मुझे भी कर लेना चाहिए. मैम, बहुत सारे बच्चे जो 24 आवर पढ़ाई करते हैं, उनके पास मतलब पीस ऑफ माइंड नहीं होता है. तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने कितने घंटे पढ़ाई किया है? मैंने बिल्कुल भी घंटे से पढ़ाई नहीं करी है, और ये बिल्कुल गलत स्ट्रैटेजी है अगर आप 24 आवर्स पढ़ रहे हैं. पहली चीज़, साइंटिफिकली ह्यूमन ब्रेन इतना पढ़ाई कर ही नहीं सकता है. ह्यूमन ब्रेन कंटिन्यूसली एक काम ऐसे नहीं कर सकता. जनरली जो रिसर्च है, जो मुझे याद आ रहा है, इज अराउंड 45 मिनट्स to 30 मिनट्स इज व्हाट यू कैन कंसंट्रेट एट वन स्ट्रेच. इसीलिए क्लासरूम्स जो भी हम स्कूल में बनाते हैं वो भी हम उसी ड्यूरेशन के बनाते हैं. सो वो जो ये कहते हैं कि हम 24 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं. और सोचिए, आप अपने आप से ही झूठ बोल रहे हैं. सो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता है. मैं टारगेट ऐसे बनाती थी कि मुझे आज इतने चैप्टर ख़त्म करने हैं या इतना कोर्स का पार्ट ख़त्म करना है. अब उसमें कितनी भी देर लगे, उसमें 2 घंटे भी लग सकते हैं और उसमें 20 घंटे भी लग सकते हैं. इट इज़ंट अबाउट घंटे, बिकॉज देखिए, आपको एग्जाम में क्या आउटपुट देना है कि मेरे को कितना आता है, राइट? आपको एग्जामिनर को ये थोड़ी बता के आना है कि मैं 10 साल से 20 घंटे डेली ये कर रहा था. उससे तो फर्क नहीं पड़ता है ना. तो फर्क इस बात से पड़ता है कि आपको कितना आता है. सो आप घंटे से मेजर नहीं करिए, आप मेजर करिए कि आपको कितना आता है पढ़ाई करने के बाद. सो मैंने बिल्कुल घंटे से पढ़ाई नहीं करी है. आई एम वेरी प्रैक्टिकल इन दैट. मैंने ये डिसाइड किया कि मेरा आज का या इतने दिन में मुझे ये सब्जेक्ट खत्म करना है और दैट्स इट. अब उसमें 2 घंटे डेली लगे या एक दिन में बैठ के मैं 20 घंटे पढ़ के कर लूँ, या मैं 1 घंटे 10 घंटे पढ़ूँ या 5 घंटे पढ़ूँ. इट इज़ ऑल अबाउट कितना आउटपुट है रादर देन इनपुट. हमेशा कोई भी चीज़ आप बनाओगे तो इनपुट से मेजर नहीं करनी चाहिए, आउटपुट से मेजर करनी चाहिए. एंड दैट इज हाउ इट गोज फॉर दिस ऑल्सो. आपने कितने घंटे लगाए इज योर इनपुट, बट आपने आउटपुट तो देखा ही नहीं आपका क्या था. एंड नॉर्मली अगर आप अपने आप को ये बोलते हो ना कि मैं आज 10 घंटे पढ़ूंगा, तो आई कैन गारंटी यू आप 8 घंटे एक सिंगल पेज को घूरते हो, उसी पेज को पढ़ रहे होते हो 8 घंटे तक, और फिर डिसाइड कर लेते हो कि ये सब्जेक्ट बिल्कुल बेकार है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, आई हेट इट, बिकॉज 8 घंटे में भी मुझे एक पेज नहीं हुआ. जबकि अगर आपने घंटे से पढ़ाई करी है तो आप तो सिर्फ इनपुट पे फोकस कर रहे हो ना. आप तो सिर्फ इसी बात पे फोकस कर रहे हो कि मुझे इसके सामने बैठे रहना है इतनी देर. आए कुछ करें ना करें, आपका मेजरमेंट गलत है, आपका पैरामीटर्स गलत है, तो आपका आउटपुट भी गलत होगा. बिल्कुल बिल्कुल. सो मैंने घंटे से पढ़ाई नहीं करी. बिल्कुल. मैम, अभी मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपका मैसेज महिला के लिए क्या है, और जो बच्चे अभी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपका क्या मैसेज है उनके लिए? मैं सारी लड़कियों से सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी कि दुनिया में बहुत लोग तुम्हें ये कहेंगे कि तुम कमज़ोर हो और तुम नहीं कर सकती, बट तुम उसी दिन नहीं कर सकोगी जिस दिन तुम मान लोगी. एज अ गर्ल आई नो कि हमारी अपॉर्चुनिटीज़ दुनिया में कम होती हैं क्योंकि लोग हमें देना नहीं चाहते, एंड आपको शायद एक्स्ट्रा फाइट करना पड़ेगा, और आपको मोस्टली ये लगेगा कि मेरा कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, मुझे कोई हेल्प नहीं कर रहा है. बट हेल्प सिर्फ उसी को मिलती है जो ट्रूली मांग पाता है. सो गो अहेड, आस्क फॉर हेल्प, एंड अपने लिए प्लान्स शायद आपको खुद बनाने पड़े, कोई और आपको नहीं बना के देगा. लड़कियों के साथ सबसे बड़ी बात ये होती है, आपको अपने लिए प्लान्स बनानी पड़ेंगी, अपने लिए ड्रीम्स बनानी पड़ेंगी. तो मेक श्योर यू डू दैट, बिकॉज कोई और नहीं बना के देगा, कोई और आपको आगे नहीं लेके जाएगा. अगर आगे जाना है तो खुद से करना है. एंड सारे उन स्टूडेंट्स के लिए ये जो ईयर्स है ना तुम्हारी लाइफ के, ये वापस नहीं आएंगे. तो अपने लिए जो करियर पाथ, जो मैं लड़कियों के लिए भी कह रही हूँ, अपने करियर के लिए थोड़ा खुद से सोचना शुरू करो, और जो चीज़ तुम्हें पसंद है, आज की दुनिया बहुत बड़ी है, करियर पाथ्स इतने सारे हैं, इतने ब्रॉड हैं
कि आप किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल हो सकते हैं, बट वो बात रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है, वो अपने आप के लिए सोच पाने की ज़रूरत है कि मैं क्या चीज़ में अच्छा हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ. So make sure that you make a career path for yourself, make a plan for yourself and think more positively about yourself. And दूसरे के career path पे जो उसके talents के लिए सही है अपना मत choose करो. अपना career path अपने talents, अपने interest, अपने experience के base पे choose करो. And I hope you all go on to have a brilliant future. मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय निकालने के लिए. My सतमोला ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट Oh, है. thank you. और मैं भूल ना जाऊँ कि मैम का बर्थडे आने वाला है. मैम हैप्पी बर्थडे इन एडवांस. Thank you. A special thanks to Anil Mittal sir and Satmola Group of Companies for sponsoring our show. Don't forget to like, comment and subscribe the channel. Thank you.